वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं यूनिट सेकंड, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। इस चैप्टर में मेनली दो टॉपिक हैं जिसको हम इजी वे में समझेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन दो टॉपिक में से ही बनते हैं। टॉपिक को समझते हुए हम जानेंगे कि किस किस टॉपिक्स में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आप भी कम समय में ज़्यादा टॉपिक कवर करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलते हैं, लेट्स बिगिन। तो मेनली जो हमारा ये चैप्टर है आप देख रहे हो, इसमें मेनली दो टॉपिक हैं, फीमेल एथलीट ट्रेड्स एंड सेकंड है पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़। स्टूडेंट्स, आप यकीन करो इन दो टॉपिक में से हर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके हर फॉर्मेट्स के, एमसीक्यू जो है, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। तो इसको हम जानेंगे कि कैसे टॉपिक को समझते हुए क्या क्या हमारे एमसीक्यू बन सकते हैं। तो फर्स्टली हम जानेंगे मीनिंग ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। तो जैसे हमें पता ही है कि कोई भी हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है तो वो हमारे मस्कुलर सिस्टम एंड स्केलेटन सिस्टम की हेल्प के साथ पॉसिबल हो पाती है। अकॉर्डिंग टू WHO, फिजिकल एक्टिविटी इज एनी बॉडीली मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय skeleton muscles that requires energy expenditure। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी कोई भी जो फिजिकल मूवमेंट होती है, चाहे हमारे हाथ पैर हिल रहे हैं, हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ठीक है, कुछ खा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वो क्या है, हमारी जो स्केलेटन मसल्स की हेल्प के साथ होती है और जिसमें से एनर्जी लगती है। फिजिकल एक्टिविटी रेफर टू ऑल मूवमेंट्स इंक्लूडिंग ड्यूरिंग लेज़र टाइम। तो जितनी भी हमारी लेज़र टाइम, तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि ऐसे वर्ड आ जाते हैं लेज़र टाइम। लेज़र टाइम का मतलब होता है हमारा जो फ्री टाइम होता है, जैसे हम अपने खेल कूद में व्यतीत करते हैं तो उसको लेज़र टाइम बोलते हैं। तो लेज़र टाइम में की जाने वाली हर एक्टिविटी, हर गतिविधि को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल एक्टिविटी बोलते हैं। पॉपुलर वे टू एक्टिव इंक्लूड द वॉकिंग, cycling, wheeling, sports, active recreations and play, and can be done at any level of skills for enjoyment by the everybody। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी पर्पज़ के लिए, चाहे वो स्किल्स के लिए, चाहे स्पोर्ट्स एक्टिविटी, चाहे किसी लेज़र टाइम को कंप्लीटली यूज़ करने के लिए या इंजॉय मूवमेंट के लिए हम जो भी करते हैं वो सारी फिजिकल एक्टिविटी में इंक्लूड होती हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में WHO बोलते हैं, तो फर्स्ट इशूड ए सेट ऑफ द गाइडलाइंस फॉर द एक्सरसाइज इन ईयर। तो ये क्वेश्चन भी एमसीक्यू बन जाता है। मैं साथ साथ आपको एमसीक्यू बताता जाऊंगा कि कहाँ से बन सकते हैं। तो एमसीक्यू बन सकता है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फर्स्ट टाइम कब गाइडलाइंस दी थी एक्सरसाइज के बारे में, तो 2010 में, 2010 में दी थी। और उसके बाद जो सेकंड टाइम अपडेट किया गया था वो 2020 में किया गया था। उसके बाद अभी तक अपडेट नहीं किया गया है। ये क्वेश्चन बन सकता है, अपने ये ईयर याद रखना है। तो जो हमारा आज का मेन टॉपिक है उस पे आ जाते हैं हम। तो जैसे आपको पता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पोस्चर क्या होता है। आपने इस चैप्टर में सुना होगा कि पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ है। तो दो वर्ड से मिलके बनता है पोस्चर एंड डिफॉर्मिटीज़। पोस्चर का मतलब अलग होता है, डिफॉर्मिटीज़ का मतलब अलग होता है। मैं दोनों आपको बताऊंगा। इसका मीनिंग भी आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, जैसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोस्चर, ठीक है, या गुड पोस्चर या बैड पोस्चर क्या होता है। तो इसलिए फर्स्टली हम जानेंगे कि पोस्चर क्या होता है। पोस्चर इज द हाउ अ पर्सन होल्ड हिज हर बॉडी। मीन्स कि कोई भी पर्सन का वो मतलब पोस्चर होता है जिसमें वो होल्ड होता है बॉडी। इट इज़ अ रेफर टू द पोजीशन इन विच अ पर्सन होल्ड हिज हर बॉडी वाइल द स्टैंडिंग, सिटिंग और लाइंग। मीन्स जब हम खड़े होते हैं, बैठे होते हैं या लेटे होते हैं तो हमारी बॉडी की वो पोजीशन को हम पोस्चर बोलते हैं। गुड पोस्चर अबाउट मोर देन स्टैंडिंग अप स्टेट सो दैट वन कैन लुक एट हिज हर बेस्ट। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा गुड पोस्चर होता है उसमें हम क्या होते हैं, एक पोजीशन में
स्टेट पोजीशन में होते हैं। मीन अगर सिटिंग पोस्चर है तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में सिटिंग में बैठना होता है। तो ऐसे ही हमारी स्टैंडिंग पोजीशन जो पोस्चर होता है, एक स्टैंडिंग पोस्चर में हमारी जो बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में हमारी बॉडी मतलब होनी चाहिए। लाइंग पोजीशन में भी लेटने का जो तरीका होता है, तो मतलब कि अच्छे जो पोस्चर होते हैं उसको हम गुड पोस्चर बोलते हैं। तो ये मेनली पोस्चर दो टाइप का होता है, डायनेमिक पोस्चर एंड स्टैटिक पोस्चर। तो डायनेमिक का मतलब ही होता है कि मूवमेंट, जहाँ हमारी जो मोशन होता है। तो जितने भी हमारे मूवमेंट के दौरान जो पोस्चर होता है उसे हम डायनेमिक पोस्चर बोलते हैं। जैसे इट इज़ द सिंपल टू द पोजीशन ऑफ द बॉडी इज़ इन व्हेन मूविंग, फॉर एग्जांपल वॉकिंग, रनिंग और बेंडिंग ओवर द पिकअप द समथिंग। तो मतलब कि कुछ भी उठाने के लिए, जहाँ कुछ एक्सरसाइज करते समय बेंड होते हैं, रनिंग करते हैं, वॉक करते हैं, ये सारी एग्जांपल क्या है, डायनेमिक पोस्चर की है। तो एक प्रॉपर एक मतलब पोजीशन होनी चाहिए उस बॉडी की, तो उसे हम डायनेमिक पोस्चर में काउंट करते हैं। तो सेकंड है हमारा स्टैटिक पोस्चर। स्टैटिक का मतलब भी होता है विदाउट मूवमेंट, जहाँ जो रेस्टिक पोजीशन होती है उसे हम स्टैटिक पोस्चर बोलते हैं। इट इज़ द पोजीशन द बॉडी इज़ व्हेन स्टेशनरी और नॉट मूविंग। मीन्स एक खड़ी पोजीशन में हो, कोई मूवमेंट ना हो रही हो, तो उसे हम स्टैटिक पोस्चर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सिटिंग, जैसे आप बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, नीचे बैठे हो, तो आपका क्या है, वो स्टैटिक पोजीशन है। स्टैंडिंग, खड़े हो, और लाइंग, लेटे हुए हो, ये सारी आपकी स्टैटिक पोजीशन या पोस्चर की एग्जांपल हैं। तो नेक्स्ट हमारे चलते हैं डिफॉर्मिटी। तो सेकंड हमारा जो है, जैसे हमने पढ़ा है कॉमन पोस्चर डिफॉर्मिटी, पोस्चर का हमने मीनिंग पढ़ ली, उसकी टाइप से पढ़ ली। तो अब आता है हमारा डिफॉर्मिटीज़। तो डिफॉर्मिटीज़ का मीनिंग क्या है? तो डिफॉर्मिटी इज द मल फॉर्मेशंस ऑफ एनी कंपोनेंट्स और बॉडी पार्ट और जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। कहने का मतलब ये है, जब हमारी बॉडी ग्रोथ करती है, उसकी डेवलपमेंट होती है, तो किसी भी बॉडी पार्ट का जो कंपोनेंट है, अगर वो प्रॉपर डेवलप नहीं होता, जहाँ उसकी प्रॉपर उसका जॉइंट नहीं है या प्रॉपर कंडीशन नहीं है, तो उसको हम डिफॉर्मिटीज़ बोलेंगे। क्योंकि उस मीन्स अनप्रॉपर के कारण उससे जो एक्टिविटी है, जो प्रॉपर मूवमेंट है, वो नहीं हो पाएगी जैसे नॉर्मल पर्सन करता है। तो वो क्या है, एक डिफॉर्मिटीज़ है। तो मेनली जो कॉमन डिफॉर्मिटीज़ होती हैं हमारी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़, वो मेनली तो 5 ही होती हैं। ठीक है, मेनली 5 होती हैं, क्योंकि इसको तो जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, फर्स्टली है नॉकनीज़, ये मेनली लेग्स में होती हैं। बो लेग, ये भी लेग की डिफॉर्मिटीज़ है। फ्लैट फुट, ये भी हमारे लोअर पार्ट की डिफॉर्मिटीज़ है, फीट की। स्कैलोसिस, लॉर्डोसिस एंड काइफोसिस, ये तीनों जो है हमारे स्पाइनल कर्वेचर की डिफॉर्मिटीज़ में काउंट होती है। और राउंड शोल्डर हमारे शोल्डर की डिफॉर्मिटीज़ है। तो ये मेनली हम 7 डिफॉर्मिटीज़ को वन बाय रीड करेंगे। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि ये जो बॉडी पोस्चर है, इसका गुड पोस्चर है, हेल्दी पोस्चर है, जो एक प्रॉपर सीक्वेंस में खड़ा है। तो ये वाला जो पोजीशन है, आप देखोगे अपर बॉडी आगे की तरफ ज़्यादा बेंड हुई हुई है, तो इसको हम काइफोसिस बोलते हैं। इसमें क्या है, हमारा जो स्पाइन है लोअर पार्ट की, वो आगे की तरफ ये बेंड ज़्यादा हुई हुई है, इसलिए हम इसको लॉर्डोसिस बोलते हैं। और जिसमें स्पाइन साइडवर्ड कर बेंड हुई हो, एस टाइप या सी टाइप में, तो उसको हम स्कॉलोसिस बोलते हैं। तो हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हम जानते हैं कि स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटीज़ क्या होती हैं, और इसमें से जो कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम जानेंगे। तो जो स्पाइनल कर्वेचर जो डिफॉर्मिटीज़ हैं, वो मेनली 3 हैं। फर्स्टली काइफोसिस, लॉर्डोसिस एंड स्कॉलोसिस। तो फर्स्टली हम काइफोसिस के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइफोसिस। काइफोसिस इज द राउंड ऑफ अपर बैक। काइफोसिस में क्या होता है कि जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हो, ये नॉर्मल एक पर्सन की अपर बॉडी और लोअर बॉडी एक सीक्वेंस में प्रॉपर नॉर्मल पोजीशन में, पोस्चर में है। बट इस पर्सन की देखो, ये जो आगे की तरफ बेंड हुआ हुआ है ज़्यादा स्पाइन,
और हेड आगे की तरफ आया हुआ है, तो ये काइफोसिस के कारण है। इसमें भी लिखा है कि अपर बैक जो होती है राउंड होती है। इट इज़ आल्सो नोन एज हंच बैक। सबसे ज़रूरी ये बात रखनी है कि ये एमसीक्यू में बन जाता है कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ काइफोसिस। तो आपने याद रखना है हंच बैक और राउंड शोल्डर अपर बैक भी बोलते हैं इसको। सबसे मेन एमसीक्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं इसमें से, तो यही याद रखना होता है कि काइफोसिस को अदर नेम से क्या जानते हैं। द वर्ड काइफोस कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है काइफ से। द मीनिंग ऑफ बेंड और बोर्ड, तो मीन्स बो की तरह जो मुड़ा हुआ हो, बेंड हो, उसको हम काइफोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो डिप्रेशन ऑफ द चेस्ट इज़ कॉमन इन काइफोसिस। तो काइफोसिस में जो चेस्ट होती है डिप्रेशन हो जाती है, मीन्स ये चेस्ट पे जब हम आगे की तरफ बेंड होंगे तो ये जो मसल्स हैं कॉन्ट्रैक्शन में आते हैं। ठीक है, तो वो डिप्रेस हो जाती है चेस्ट आगे की तरफ बेंड होने के कारण काइफोसिस में। इट इज़ द कैन अक्योर एनी एज बट इज़ द मोस्ट कॉमन इन ओल्डर वुमेन। तो वैसे तो ये किसी भी एज में हो सकता है, डूरिंग द प्रॉपर सिटिंग ना हो उसकी, जहाँ कुछ बैड हैबिट्स के कारण, जहाँ उसके न्यूट्रिशन में कमी के कारण, है ना, तो उसकी डेली रूटीन की एक्टिविटी के कारण भी हो सकती है। तो बस मेनली ये जो ओल्डर वुमेन है उसमें ज़्यादातर पाया जाता है ये काइफोसिस की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारी जो सेकंड स्पाइनल कर्वेचर की डिफॉर्मिटीज़ है वो है लॉर्डोसिस। तो लॉर्डोसिस, द टर्म लॉर्डोस कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है लॉर्डोसिस। लॉर्डोस विच मीन्स द बेंड बैकवर्ड। तो इसमें क्या है, इसमें बेंड बैकवर्ड होता है ये। तो इसको हम अदर नेम से जानते हैं, स्वे बैक के नाम से और हॉलो बैक के नाम से। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ लॉर्डोसिस डिफॉर्मिटीज़। तो इसको हम स्वे बैक और हॉलो बैक के नाम से जानते हैं, याद रखना, ये एमसीक्यू बन जाता है। इट इज़ द abnormal curvatures ऑफ स्पाइन एट फ्रंट। ये फ्रंट के जो हमारा स्पाइनल कर्वेचर है उसका प्रॉपर ना हो पाना, अबनॉर्मल होने के कारण ही लॉर्डोसिस होता है। इट इज़ द पोस्चरल डिफॉर्मिटी इन विच द लंबर स्पाइन बेंड इन फ्रंट बियॉन्ड ऑन नॉर्मल लेवल। तो इसमें आप देखोगे कि नॉर्मल पर्सन की पोस्चर है और ये एक लॉर्डोसिस जो अफेक्टेड पर्सन है। तो इसमें आप देखोगे जो हमारी स्पाइन है इसमें जो ये नेचुरली बेंड है ये नेचुरली होता है, बट इसमें क्या है ये बैंड नीचे से जाके ज़्यादा आगे की तरफ बेंड हो जाता है, तो इसको ही लॉर्डोसिस की प्रॉब्लम बोलते हैं। इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे कि किसी के जो और अब्डोमिनल पार्ट में ज़्यादा फैट होना, हैवी पर्सन जैसे मोटा बोलते हैं। ठीक है, उस पर्सन के, और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी ये लेडीज़ को हो जाता है, बट आफ्टर द ट्रीटमेंट वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। Thus, the abdominal is the sheet of the body and shoulder comes from the outward and sideward। तो इसमें क्या है, जो शोल्डर है वो आउटवर्ड या साइडवर्ड हो जाते हैं, और जो हमारा abdominal पार्ट है, पेट का हिस्सा है, वो आगे तरफ निकल जाता है। इट कैन बी अकर इन पीपल ऑल एजेस एंड इज़ मोर कॉमन इन यंग चिल्ड्रन। ये यंग चिल्ड्रन में ज़्यादा पाया जाता है एंड वोमेन में। इट इज़ द मेन अकर वुमेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, आफ्टर द प्रेगनेंसी भी ये हो जाता है। इसको हम लॉर्डोसिस बोलते हैं। इसका मीनिंग और इसके साइंटिफिक नेम हमें हो गए हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारी जो थर्ड है मेन स्पाइनल कर्वेचर, वो है स्कोलोसिस। स्कोलोसिस, द वर्ड स्कोलोसिस कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये भी एक ग्रीक वर्ड स्कोलियो से लिया गया है, विच मीन द बेंड। इसका भी मतलब क्या है, बेंड होना। ठीक है, इट द स्पाइन हैज़ द साइडवर्ड कर्वेचर। इसमें जो हमारी रीढ़ की हड्डी स्पाइन होती है वो साइड में बेंड हो जाती है। इट्स कॉल्ड द स्कोलिसिस, उसको हम स्कोलिसिस बोलते हैं। द कर्व कैन बेंड टू द लेफ्ट और द राइट साइड। तो जो हमारी स्पाइन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो किसी भी साइड बेंड हो सकती है, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, हम उसको स्कोलिसिस ही बोलेंगे। इन द सम केसेस देयर इज द डबल कर्वेचर लाइक अ एस शेप।
सॉरी ये 5 लिखा गया बट इसमें एस शेप है, एस शेप। तो जिसमें डबल कर्वेचर होता है, कर्व वो बन जाती है, उसको एस शेप स्कॉलोसिस बोलते हैं। कॉज वन द शोल्डर डाउन एंड अदर इज द रेज अप, कॉज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द वन साइड ऑफ द फीट। तो इसके कारण क्या है, जब हम रेगुलर वन साइड अपने शोल्डर पे हैवी बैग को या हैवी लोड को कैरी करके चलते हैं, डेली रूटीन में वर्क करते हैं, तो वो वाला शोल्डर हमारा डाउन हो जाता है, तो उसके ऑपोजिट वाला रेज अप हो जाता है शोल्डर, जिसके कारण हमारी जो स्पाइन है वो साइडवर्ड बेंड हो जाती है और वो स्कॉलोसिस की प्रॉब्लम आ जाती है। द कर्व इज़ यूजली एस और सी शेप। इसको अगर दूसरे अदर नेम से जाना जाता है, वो एस शेप पोस्चर बोला जाता है या सी शेप पोस्चर बोले। तो इस पिक्चर में हम देखेंगे कि ये जो एक लेडीज़ है, इसका जो पोस्चर है वो नॉर्मल है, बट इसमें इसमें जो थोरैक्स स्कॉलोसिस है, आपको पता है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। थोरैक्स पार्ट होता है, लंबर होता है, और जो हमारा लोअर होता है पार्ट कॉक्सिस वाला, तो उसको हम देखते हैं। तो इसमें जो थोरैक्स के हमारे जो वर्टिब्रा होते हैं वो बेंड हो गए हैं, तो इसको हम थोरैक्स स्कॉलोसिस बोलेंगे। इस वाली पिक्चर में इसका लोअर पार्ट जो है, लंबर वाला जो स्पाइन है, यहाँ से ये वर्टिब्रा जो हमारे साइडवर्ड बेंड हो गए, तो इसको लंबर स्कॉलोसिस बोलेंगे। और इसमें क्या है, थोरैक्स से लंबर दोनों जो है हो गए हैं, तो ये एस शेप का सी शेप का बन जाता है स्कॉलोसिस। इसमें कॉम्बाइंड जो होता है, मीन अपर जो हमारी वर्टिब्रा है उसको वो भी बेंड हो जाते हैं और लंबर वाला भी हो जाता है, तो इसको हम एस शेप वाला जो स्कॉलोसिस बोलेंगे। तो इस टाइप से ये मेनली 4 टाइप का स्कॉलोसिस हो जाता है। तो इसमें हमने याद क्या रखना है, इसका एक अदर नेम जिसे हम एस शेप या सी शेप बोलते हैं, और किसके कारण होता है तो वो भी हमने देख लिया। ये हमारे मेनली स्पाइन का कर्वेचर है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट डिफॉर्मिटीज़ की तरफ, जो है राउंड शोल्डर। ये हमारे शोल्डर की डिफॉर्मिटीज़ है, जिसमें हमारे शोल्डर में प्रॉब्लम आ जाती है और नॉर्मल नहीं रहते, जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। द टर्म राउंडेड shoulder is the use the describe is the resting shoulder position that has moved forward from the body idle ligament। तो हमारी जो एक आइडल बॉडी पोस्चर होता है, उससे ये मीन्स फॉरवर्ड बेंड हो जाते हैं, राउंड हो जाते हैं। आप इस पिक्चर में क्लियर देख सकते हो। तो इट इज़ द पोस्चरल डिफॉर्मिटीज इन विच द शोल्डर become around and sometime they seem to bend up forward। तो इसमें आप देखोगे ये एक नॉर्मल पोस्चर है हमारा, जिसमें शोल्डर की पोजीशन बिल्कुल राइट है, बट ये राउंड शोल्डर वाला हमारा पर्सन है। इसमें आप देखोगे कि ये वाली इसकी बॉडी कर्व शेप हो गई है, इसके ये शोल्डर है वो साइडवर्ड आ गए हैं, ये वाला बेंड हो गया है, और इसको हम राउंड शोल्डर बोलते हैं। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात है इसमें कि इसका जो अदर नेम है उसको क्या बोलते हैं। इसका जो अदर नेम है उसको मॉम पोस्चर बोला जाता है। याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं कि इसको मॉम पोस्चर के नाम से भी जाना जाता है, और द फॉरवर्ड लीन और बेंड शोल्डर भी बोला जाता है। इसको 3 नाम से जाना जाता है, मॉम पोस्चर, फॉरवर्ड लीन और बेंड शोल्डर के नाम से जाना जाता है। इसके अदर नेम एमसीक्यू में आ जाता है। क्लियर। अब चलते हैं हमारे लोअर पार्ट की डिफॉर्मिटीज़, जो मोस्ट कॉमन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफॉर्मिटीज़ है, ठीक है, उस वो है हमारी नौकनी। नौकनी बहुत कॉमन और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से क्वेश्चन हर बार पूछे ही जाते हैं। नौकनीज़ में क्या होता है, मेनली जो हमारे नी होते हैं वो अंदर की साइड बेंड हो जाते हैं और आपस में टच करते हैं, उस कंडीशन को नॉकनी बोलते हैं। ये नॉर्मली जब हम स्टैंडिंग पोजीशन पे खड़े होते हैं, जहाँ वॉक करते हैं, तो आपस में गोडे अपने नी जो है टच करते हैं, तो उसको नॉकनी बोलते हैं। आप देख रहे हो कि ये एक नॉर्मल पोस्चर लेडीज़ खड़ी है, तो इसके जो स्टैंडिंग पोजीशन में लेग के बिटवीन ये काफ़ी गैप है,
बट इसके जो नी टच कर रहे हैं तो इसको हम नॉक नीज पर्सन बोलेंगे। तो द मेडिकल नेम ऑफ द नॉक नीज इज गेनू वॉल्गम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है एमसीक्यू में कि व्हाट इज द अदर नेम या मेडिकल नेम ऑफ नॉक नीज, उसको बोलते हैं गेनू वॉल्गम। The knock knee is the postural deformity in which the legs are bent inward, means inward का मतलब होता है अंदर की साइड बेंड हो जाती है, and knees strike each others while the walking or running। जब कोई पर्सन चलता है नॉक नीज वाला या रनिंग करता है तो उसके नी आपस में रगड़ खाते हैं या टच करते हैं। इन द नॉक नीज द नी joints together while there is wide gap between the ankles varying directly with the degree of deformity। मैनी यंग चिल्ड्रन हैव नॉक नीज, तो काफ़ी यंग चिल्ड्रन में नॉक नीज पाया जाता है। तो इसके जो मेन होने के कारण है वो है जैसे कि इन्फेंसी पीरियड या लिटिल चाइल्डहुड में जल्दी बच्चों को चलने के लिए हम फोर्स करते हैं तो उसके जो नी होते हैं या उसके बोन होते हैं वो वीक होते हैं और वो इनवर्ड या आउटवर्ड बेंड हो जाते हैं, जिसके कारण ये डिफॉर्मिटीज आती है। फ्लैट फुट के कारण भी नॉक नीज हो जाते हैं, ये इसके कॉज। नेक्स्ट हमारी लेग की जो डिफॉर्मिटीज़ है वो है बो लेग। बो लेग इज द ऑपोजिट कंडीशन ऑफ नॉक नीज। द मेडिकल नेम ऑफ द बो लेग इज गिनु वॉर्म। तो आपने नॉक नीज में पढ़ा कि गिनु वॉल्गम बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं गिनु वार्म। थोड़ा सा फ़र्क है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन मोस्टली हर बार आता है। तो इसलिए इसको ध्यान रखना है कि जो गिनु वॉल्गम है वो नॉक नीज को बोलते हैं एंड वार्म जो गिनु वार्म है वो बो लेग को बोलते हैं। इट इज़ द पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, इट इज़ द ऑपोजिट टू द नॉक नीज इन द कंडीशन द लेग्स कर्व आउट लाइक अ बो। तो इसमें क्या होता है, नॉकनीज जो नॉकनीज के ऑपोजिट कंडीशन होती है और जो लेग होती है वो आउटवर्ड बेंड हो जाते हैं बाहर की तरफ और बिटवीन द गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है नॉर्मल के अकॉर्डिंग। तो ये लाइक अ बो क्या होता है, तीर कमान होता है, उसकी साइड में तरह बेंड हो जाते हैं, इसलिए उसको बो लेग बोलते हैं। देयर आर द रिमेन्स अ वाइड गैप बिटवीन द नी व्हेन द बो लेग्स पर्सन कीपिंग फीट टुगेदर। जब वो दोनों पैर इकट्ठे खड़े होकर जोड़ के खड़ा होता है तो उसके जो नी में बिटवीन बहुत ज़्यादा गैप होता है, उसको हम बो लेग बोलते हैं। इसका भी होने का कारण बचपन में मीन्स जल्दी चलना स्टार्ट करने के लिए फोर्स करना, हैवी लोड को बार रेगुलर उठाने के कारण या मल न्यूट्रिशन के कारण भी ये हो जाता है, जो है हमारा बो लेग की कंडीशन होती है। जो नेक्स्ट है हमारा जो फ्लैट फुट, ये हमारे फैट फीट के रिगार्डिंग जो डिफॉर्मिटीज़ है, वैसे तो देखने में कॉमन होती है कि इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, बट जिसको ये डिफॉर्मिटीज़ होती है तो उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फ्लैट फुट इज़ द टर्म यूज व्हेन द आर्क ऑफ द फुट इज़ लोअर देन नॉर्मल। तो मीन्स जो ये आप पिक्चर देख रहे हो, ये वाली पिक्चर ए है, ये पिक्चर बी है। तो ए पिक्चर में आप देखोगे जो नॉर्मल कर्व है ये वाली, ठीक है, तो ये नॉर्मल फीट है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। बट जो फ्लैट फुट में क्या होता है, ये वाली कर्व डाउन साइड आ जाती है, सीधी स्ट्रेट हो जाती है, इसको बोलते हैं फ्लैट फुट। दिस कंडीशन इज आल्सो नोन एज पिस प्लैनस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। इसका जो अदर नेम है उसको बोलते हैं पिस प्लैनस एंड फॉलन आर्क्स, ठीक है, ये दो नेम हैं, इसको अदर नेम से जाना जाता है। और हर बार आपको जो क्वेश्चन है वो अदर नेम या साइंटिफिक या मेडिकल नेम से ही आएगा, तो इसलिए इसको याद करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़रूरी है। इट इज़ द कंडीशन दैट मे बी डायग्नोज्ड by the looking at the arc of the feet और by taking the water print test। इसका जो टेस्ट किया जाता है वाटर प्रिंट टेस्ट, कहने का मतलब फीट को पानी से या किसी केमिकल से मीन्स गिला करके तो एक प्लेन पेपर पे या फर्श पे रखा जाता है। अगर उसकी पूरा फीट नीचे प्रिंट हो गया तो वो फ्लैट फुट है। अगर उसकी आर्क नहीं लगी और फ्रंट का फीट और हील ही नीचे टच किया है तो उसका फीट नॉर्मल माना जाता है।
द फीट इज यूजली एन आर्क शेप with the medial part of the ground and the heel and ball of the feet touching the ground। तो ये मेनली जो फ्लैट फुट की कंडीशन थी उसकी जो डिफॉर्मिटीज़ की थी। तो नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि जितनी भी डिफॉर्मिटीज़ हैं इनके कॉजेज़ क्या हैं, इनकी प्रिवेंशन क्या है। तो सभी के जो कॉजेज़ और प्रिवेंशन कॉमन से हैं, ठीक है। सभी एक दूसरे के साथ मैच करते हैं कि मल न्यूट्रिशन के कारण होता है ये, मतलब कि जो हमारे फर्नीचर की सही कंडीशन ना होने के कारण होता है, हमारी बैड हैबिट्स लॉन्ग टर्म तक फ़ोन देखना, मतलब कि सही सिटिंग प्रॉपर में ना बैठ के स्टडी करना, लॉन्ग टाइम तक वर्क करते रहना, वन साइड हैवी बैग को कैरी करना। तो ये कुछ कंडीशन है जिसके कारण ये डिफ़ॉर्मिटीज़ हो जाती हैं। इनकी प्रिवेंशन यही है, रोकथाम यही है। एक तो हमें प्रॉपर रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, हेल्दी डाइट खानी चाहिए, और अगर किसी को डिफ़ॉर्मिटीज़ है तो उस कंडीशन के बिल्कुल ऑपोजिट साइड हमारी रेगुलर एक्टिविटी एक्सरसाइज होनी चाहिए, ताकि धीरे धीरे हमारा वो बोन स्ट्रक्चर, हमारे मसल्स सही कंडीशन में आ जाए, हमारा जो पोस्चर है वो करेक्ट हो जाए। तो आपने फर्स्ट पार्ट को ध्यान से सुना और काफ़ी जाना कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बाकी का जो सेकंड पार्ट है, जो फीमेल एथलीट ट्रेड्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो उसको समझने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आपको दोस्तों को, अपने रिलेटिव को शेयर करना मत भूलना, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्दी। बाय बाय।